नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम अपने चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो कंप्यूटर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज मैं कंप्यूटर के जो कुछ क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। और जो भी एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कंप्यूटर के, वो जैसे मान लो कि कंप्यूटर की जनरेशन से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं डेली। मेमोरी से भी है, वो भी क्वेश्चन आते हैं। और एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, उन सभी में से एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उससे रिलेटेड जो पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, मैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा बहुत अभी देखना है आने वाले एग्जामों के अंदर, वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। आराम से पढ़ना, थोड़ी सी क्लास है 20-25 मिनट की होगी, लेकिन मैं आपको इसके साथ में आने वाले एग्जाम के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं आपको साथ में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आज टोटल अपने कंप्यूटर के हैं 20 क्वेश्चन है। आप आराम से क्लास को पूरी देखना और क्लास को आगे अपने दोस्तों को शेयर भी और कर देना, ताकि दूसरे भी और जो बच्चे स्टूडेंट है वो भी इस क्लास को आराम से देख ले। चलो शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट टॉपिक से लेकर मैंने अंत जो टॉपिक है वहाँ तक इस टोटल दो दो एक एक क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? क्या है? विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा सी, यानी एनियक कंप्यूटर। एनियक कंप्यूटर है ये विश्व का प्रथम और पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एक कंप्यूटर है। और अगर इसका आप बात करोगे, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका आपका इंग्लिश में अगर आपको है, फुल फॉर्म भी इसकी याद होनी चाहिए, एनियक। एनियक की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका नाम रखना आपको इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको इसका फुल फॉर्म है, नाम याद रखना है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है, इसका ये पूरा नाम है। और एनियक है जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। उसके बाद में अबेकस की बात करें तो ये विश्व का प्रथम है, वो गणक कंप्यूटर ये था। मार्क वन की बात करें तो ये भी विश्व का प्रथम है, विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर था। यूनिएक की अगर आप बात करोगे तो जो वाणिज्य उद्योग, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, वाणिज्यक। ठीक है, वाणिज्यक या उद्योग के अंदर जो कंप्यूटर यूज होता है वो यूनिएक कंप्यूटर होता है, तो इनका ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आप एनिएक का और देख लेना थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का जो जनरल नॉलेज है, बेसिक। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज की विषय के अंदर पहला कंप्यूटर कौन है, वर्तमान के अंदर सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो वैसे ऐसे आपको थोड़ा टॉपिक देख लेना है, कौन कौन से कंप्यूटर थे और किस कंपनी ने बनाए। इसका राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन देख लेने। एक तो देखना है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन से थे और किस कंपनी ने बनाए थे। वर्तमान यानी 2023 के अंदर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कौन सा है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बात करते हैं इस क्वेश्चन की अगर, तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी परम 8000। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और इसको किसने बनाया था, तो यह है आपका सी डेक कंपनी। ठीक है, सी डेक कंपनी है, उसने बनाया था। कब बनाया था ये भी आपको बता देता हूँ, 1991 में इसको बनाया था करम कंप्यूटर को। उसके बाद में अगर बात करते हैं थोड़ी CDC 6600 की, CDC 6600, यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। क्या था? विश्व का प्रथम है ये सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद में कैरी वन था, ये भी इस विश्व का प्रथम एक सफल सुपर कंप्यूटर था। CDC कंप्यूटर विश्व का प्रथम तो था सुपर, लेकिन ये सफल नहीं होता, लेकिन सफल कंप्यूटर है ये आपका कैरी वन था। अनुपम था, ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर की एक श्रेणी है, जो आपके कौन बनाती है, जो बारक कंपनी है। ठीक है, बारक, ठीक है, वो बनाती है। तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और आपको थोड़े थोड़े देख लेना है वर्तमान के अंदर सुपर कंप्यूटर कौन से है और कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया गया है? देखो, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जनरेशन के काफ़ी है वो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर है, 3-4 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको ये क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर है स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका जो अपना जो राइट आंसर होगा ना, वो तो हो जाएगा ए, यानी तीसरी पीढ़ी के अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर है,
मैग्नेटिक कोर है, इसका प्रयोग है किया जाता था। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ अलग अलग, इनको भी आप ध्यान रख लो, ये भी 3-4 है। एक तो आपको रख लेना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थी ये कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी थी, उसके अंदर है स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का है वो प्रयोग किया जाता था। ऑप्टिकल अगर डिस्क की आप बात करोगे तो कंप्यूटर की जो और 5वीं पीढ़ी थी उसके अंदर है ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग है वो कर रहे हैं। और जो चुंबकीय टेप है इसका प्रयोग अगर आप देखोगे तो दूसरी पीढ़ी है जो कंप्यूटर की, उस पीढ़ी के अंदर स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देख लेना है। और प्रथम पीढ़ी के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। प्रथम के लिए आपको क्या देखना है, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज है वो प्रथम पीढ़ी के अंदर था। दूसरी पीढ़ी के अंदर चुंबकीय टेप था। तीसरी पीढ़ी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक या चुंबकीय कोर था। चौथी पीढ़ी के अंदर सेमीकंडक्टर है और 5वीं पीढ़ी के अंदर ऑप्टिकल डिस्क है स्टोरेज के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। तो इसके बारे में आपको स्टोरेज के बारे में थोड़ा है वो देख लेना है। दूसरा और भी देखना आपको इस कंप्यूटर की पीढ़ी के अंदर जो डिवाइस कौन कौन से यूज हुए थे उनके बारे में भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग है वो किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को है कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसको सीपीयू, हार्ड ऑफ कंप्यूटर अन्य नामों से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है ये एक माइक्रो चिप है। क्या है ये आपकी, ये एक माइक्रो चिप है और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। यानी माइक्रो प्रोसेसर को पूछेंगे कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी के अंदर शुरू किया था, तो ये चौथी पीढ़ी के अंदर शुरू किया था। उसके बाद में थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ कि दुनिया का जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है आपका इंटेल। क्या है, इंटेल 400, ठीक है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है 400 है, जिसको इंटेल कंपनी है उसी ने ही इसको बनाया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या है, ये एक है माइक्रो चिप है जो कंप्यूटर के अंदर यूज होती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर सिस्टम किन इकाइयों से मिलकर बना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कंप्यूटर जो सिस्टम है ये इन सभी तीनों इकाइयों से भी मिलकर बना होता है, यानी इनपुट यूनिट इकाई, आउटपुट इकाई और सिस्टम इकाई। अगर सामान्य बात करते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रणाली है वो तो आईपी इस पर डिपेंड होती है, आईपीओ पर। इसका मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस, ओ का मतलब होता है आउटपुट। अभी इनपुट यानी डाटा है, आप इनपुट दोगे, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस का कार्य होता है वो आपका सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ठीक है। तो प्रोसेस का कार्य सिस्टम यूनिट होगा और बाद में आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको अगर पूछ ले कि कंप्यूटर सिस्टम किन इकाइयों से मिलकर बना होता है, इन 3 इकाइयों से मिलकर होता है। आपको पूछ ले कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य प्रणाली क्या है, तो है वो आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। तो ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका सीधा डी। यानी मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी इनको भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर आप मदरबोर्ड की बात करोगे, मदरबोर्ड कहाँ होता है, तो मदरबोर्ड है जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर लगा होता है। और उसके बाद में जो मेमोरी है, स्टोरेज है, वो सभी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगे हुए होते हैं और ये सीपीयू के अंदर होता है। मदरबोर्ड है वो एक फाइबर ग्लास का बना होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मदरबोर्ड को है वो कंप्यूटर का क्या कहते हैं, आपके बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकबोन है, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं और ये आपके सीपीयू के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको इसका साथ में ध्यान रखना है और ये इसके अन्य नाम है, ये भी आप साथ में देख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कंप्यूटर की क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंप्यूटर की पीढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का समय काल क्या है। देखो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके क्वेश्चन भी आ रहे हैं
तो जनरेशन के बारे में अपने को है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, उसका समय काल क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना जो राइट आंसर होगा ना, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका सी, यानी 1975 से लेकर 1989 तक है ये चौथी पीढ़ी है। उसके बाद में अगर आप पांचवी पीढ़ी बात करोगे तो 1989 से लेकर सीधी है वो पांचवी पीढ़ी अब तक आगे चल रही है। पहली पीढ़ी अगर बात करोगे तो 1942 से लेकर है 1955 तक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी है 1955 से लेकर 1964 तक कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन थी। और तीसरी पीढ़ी है जो कंप्यूटर की 1964 से लेकर जो है 75 तक है, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन है। और चौथी जनरेशन 1975 से 89 तक है। और जो पांचवी पीढ़ी है जो वर्तमान में चल रही है वो 1989 से अब तक है वो चल रही है। तो आई होप ये आपको चारों ही इसकी कंप्यूटर की जनरेशन है वो याद कर लेनी है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। देखो डिवाइस दो प्रकार का होता है, एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर उपयोग होता है और दूसरा आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये दो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं, तो उनके बारे में भी अपने को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की ना, तो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा डी, राइट आंसर होगा। कैसे होगा, यानी कि जो माउस का प्रयोग करते हैं अपन, जो कंप्यूटर के इनपुट देते हैं, कीबोर्ड है, इनपुट डाटा जाता है, तो क्या होता है जो डाटा कंप्यूटर को अपन देते हैं, क्या जो डाटा कंप्यूटर को अपन देते हैं वो इनपुट होता है। और जो डाटा कंप्यूटर हमें बाहर दिखाता है, कंप्यूटर हमें बाहर दिखाता है, वो क्या होता है आपका आउटपुट डाटा होता है। तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सभी आपके क्या है इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। इनपुट और आउटपुट थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, ज़्यादा इसके अंदर ये डिफिकल्ट नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, वो भी देख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है, यानी लो लेवल। ठीक है, एक तो लो लेवल है वो लैंग्वेज कौन सी है, और एक है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। जो भाषा है दो प्रकार की, एक निम्न स्तरीय भाषा और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। इनमें से निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है, तो वह असेंबली भाषा। असेंबली और उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो मशीनी या मशीनरी भाषा, ये दोनों आपकी कौन सी है, निम्न स्तरीय भाषा है। मशीनी और असेंबली निम्न स्तरीय की भाषा है। उसके बाद में जो हाई लेवल की भाषा है जो उच्च स्तरीय है, उसके अंदर है जावा है, कोबेल है, पास्कल है, C++ है, ये सभी आपकी कौन सी है, तो ये आपकी सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपकी है, तो इसका ध्यान रखना। इसके अंदर थोड़ा देखना है कि C++ का काम कहाँ पर किया जाता है, जो फोरटोन भाषा है उसका प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, कोबोल भाषा या जावा भाषा का प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है वर्तमान में, तो ये थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो भाषा के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, अभी तक पूछा नहीं लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर पूछेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, OP ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा अपना C, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये एक क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये क्या किसी कोई जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशनों को बनाते हैं, एप्लीकेशन है इनके अंदर कार्य करती है। तो सीधे ही आपको पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C इज राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लिनक्स है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एक तो इसका नाम होता है मल्टी यूज़र, इसको कहते हैं मल्टी यूज़र, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मल्टीटास्किंग और यानी उपरोक्त सभी। इसको यह किस प्रकार का है, तो इनमें से ये सभी प्रकार का है। तो लिनक्स है ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह, यानी इसको कहीं पर भी एक से अधिक फाइलें बना सकते हैं, एक से अधिक जगहों पर इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे मल्टी टास्किंग, मल्टी यूज़र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी उपरोक्त सभी इसके क्वेश्चन है राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में एक और आप उसका और पढ़ लेना यूनिक्स का। यूनिक्स क्या है, ठीक है, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यूनिक्स के बारे में पढ़ना है, यह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पूछ लिया जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन एक्सटेंशन का एक उदाहरण है, यानी एक्सटेंशन है उसका उदाहरण किसके अंदर, ये किसके अंदर आता है, ये आपका आता है ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसका क्या होगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। यानी जैसे अपन लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर HTTP या कोई डॉक्यूमेंट जो अपन लिखते हैं
ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट है, डॉट MP3, जो ये एक्सटेंशन लिखते हैं ये सभी इसके एक्सटेंशन के उदाहरण है। ये किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। किसके अंदर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनका एक्सटेंशनों का है वो प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आपने जैसे कोई है और लिंक आती है, आपके लिंक दबाते हो तो लिंक पर क्या है? .com या .in, ठीक है, .mp, तो ये सभी क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सटेंशन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अभी मेमोरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी से किस किस का पूछा जाता है वो भी मैं आपको साथ में इसमें थोड़ा बता दूंगा, ध्यान में रखना। निम्न में से स्थायी मेमोरी कौन सी है? मेनली अगर आप बात करोगे तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक मेमोरी आपकी कौन सी होती है? तो एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्थायी और अस्थायी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल है, ये सभी क्या होती है? सेकेंडरी वो मेमोरी होती है। बात करते हैं स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो स्थायी मेमोरी है वो रोम होती है। स्थायी का मतलब होता है इसकी सप्लाई जाने के बाद में इसका जो डाटा है वो क्या होता है? आपका सेव रहता है। डाटा क्या होता है? सेव रहता है, और इसीलिए सबसे अच्छी जो स्टोरेज मेमोरी होती है उसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम मेमोरी होती है ये अस्थायी मेमोरी है, इसको क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए और रोम का भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ये आपको थोड़ा देख लेना है। उसके बाद में रोम के है वो प्रकार देख लेना। रैम के जैसे दो प्रकार हो, एक एस रैम होती है और एक होती है डी रैम। उसी की प्रकार रोम का है वो आपका पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ठीक है, ईईपी रोम होता है। ठीक है, तो ये आपको इसके प्रकार आपका पता कर लेना है। और सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर आपकी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है, ये मेमोरियाँ आ जाएगी। इनको है स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी को इंग्लिश में भी अलग अलग कहा जाता है। स्थायी को है इंग्लिश के अंदर आप है वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और अस्थायी को आपको क्या कहोगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये भी आपको नाम साथ में याद रखना है। मेमोरी से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, तो वो भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा है, मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। निम्न में से किस मेमोरी की भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? देखो, मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्टोरेज के लिए किया जाता है। और सबसे अधिक अभी पूछा है कि कौन सी स्टोरेज सबसे अधिक है, किसका कम है। तो इनमें से अगर आप बात करोगे तो सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, जैसे मैंने आपको कहा था मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, इस प्रकार की सभी जो मेमोरियाँ होती है, ये मेमोरियाँ की जो भंडारण क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। क्या होती है? भंडारण क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। अगर कम की बात करोगे तो ये होती है रजिस्टर मेमोरी होती है, इसकी भंडारण क्षमता है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी की होती है और सबसे कम है आपकी वो रजिस्टर मेमोरी की होती है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, इसकी गति है वो सबसे कम होती है। इसकी गति है वो सबसे क्या होती है? कम होती है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है तो ये गति कम करेगी। रजिस्टर की है स्टोरेज क्षमता कम है तो, लेकिन इसकी गति है वो बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक गति से ये काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है जो ये कैश मेमोरी है, अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक जो गति है, सबसे अधिक है जो कैप्चर करने की, डाटा को कैप्चर करने की सबसे अधिक गति है वो कैश मेमोरी की है। ये भी आपको साथ में थोड़ा याद रख लेना है। इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, यानी सबसे अधिक क्षमता है वो सेकेंडरी मेमोरियों की होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बिट बाइट के अंदर है वो भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें समझा देता हूँ मैं आपको। एक बाइट है वो किसके बराबर होता है? क्या है? एक बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी 8 बिट। एक बाइट के अंदर कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, यहाँ देख लेना। एक बिट होता है ना, उसका मान क्या होता है? एक बिट का मान 0 और 1 होता है। उसके बाद में होता है 4 बिट। 4 बिट के अंदर का मान कितना होता है? एक निबल होता है 4 बिट के अंदर। उसके बाद में आपका आ जाता है 8 बिट। 8 बिट के अंदर आपके कितने होता है? तो एक बाइट होता है। एक बाइट होता है, या आपका 2 निबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे कि 8 बिट के अंदर कितना होता है? तो 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है और या 2 निबल के बराबर होता है। ठीक है, और 4 बिट के अंदर क्या होता है? एक निबल होता है, यानी आपके 2 निबल बनकर 8 बिट है वो बना देते हैं। और एक बिट का मान है आपका 0 और 1 होता है। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा इसका और ध्यान रखना है कि उसके बाद में 1024 बाइट। ठीक है, 1024 है बाइट, वो किसके बराबर होंगे? तो 1 किलो बाइट होंगे।
फिर 1024 है वो आपके किलोबाइट है, वो किसके बराबर होंगे, तो वो आपके मेगाबाइट के बराबर होंगे। तो वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, फिर गीगाबाइट आ जाता है, टेराबाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो स्टोरेज की क्षमता की सबसे इकाई छोटी इकाई है वो क्या होती है, आपकी बिट है। वो स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी इकाई है बिट, और एक बिट का मान कितना होता है, 0 और 1 होता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने प्रोग्राम होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने हैं वो प्रोग्राम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा ना, वो राइट आंसर होगा सी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सबसे पहले ऐसे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है ये क्या, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। क्या एक ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने वाली ये एक कंपनी है, ठीक है। और ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर को तैयार करती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये क्या है, तो ये एक आप मान लो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। आपको पूछे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है खुद, तो यह एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ, जैसे वाशिंगटन डीसी के अंदर है। स्थापना कब और किसने की थी, इसका जनक कौन है, वो आप थोड़ा देख लेना। अभी बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये कितने प्रोग्राम के अंदर काम करता है, तो यह 4 प्रोग्रामों के अंदर काम करता है। सबसे पहले किसके अंदर करता है, तो MS वर्ड के अंदर काम करता है, ठीक है। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड इसके अंदर काम करता है। उसके बाद में MS है एक्सेल के अंदर ये कार्य करता है। और उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो MS पावर पॉइंट के अंदर काम करता है। और उसके बाद में चौथा है वो है आपका MS एक्सेल के बारे में काम करता है, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम के अंदर काम करता है। अभी MS वर्ड का काम क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के, टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, MS वर्ड आपका आ जाएगा। MS एक्सेल किसके अंदर आएगा, तो गणितीय सांख्यिकी है वो MS एक्सेल के अंदर है, काम किया जाता है। MS पावर पॉइंट है जो PPT है, ये आपका क्या करता है, कोई प्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग करोगे। और MS एक्सेस का प्रयोग आप कब करोगे, कोई एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, डाटा एप्लीकेशन बनानी है, तो आप MS एक्सेल का प्रयोग करोगे। तो ये चारों के काम क्या है मैंने बता दिया। आपको कोई भी पूछ लिया जाए, आपको पूछा जाएगा कि डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बनाने के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग आप करोगे, तो आपको क्या लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसके 4 प्रोग्राम हैं, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ध्यान में रखना, याद रखना इन चारों को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का जो अधिकतम जूम है वो कितना होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसके अंदर काम करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। और MS वर्ड के अंदर अभी किसी भी डॉक्यूमेंट को जैसे जूम करते हैं, तो उसका अधिकतम जूम कितना है, तो उसका अधिकतम जूम है आपका होगा 500%। कितना होगा, अधिकतम जूम 500% होगा, और न्यूनतम जूम है वो आपका 10% होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट पेज का मैक्सिमम जूम है वो 500% और मिनिमम जूम है वो आपका कितना होगा, 10%। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसके अंदर है मैक्सिमम जो आपका जूम होगा ना वो होगा 400%। ये भी ध्यान में रख लेना। ये किसके अंदर है, ये है आपका एक्सेल के अंदर। MS एक्सेल के अंदर जूम है 400% और इनके अंदर 500 और न्यूनतम 10 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, शॉर्ट की से अभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन अभी यह शॉर्ट की से क्वेश्चन भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन आता है, तो शॉर्ट की को आपको मेनली शॉर्ट की है वो आपको ज़रूर याद करनी है, आपको भूल के नहीं जाना है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को अगर आपको बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो आप क्या करोगे, किस शॉर्ट की का प्रयोग करोगे, तो वो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी Ctrl+W। Ctrl+W का आप प्रयोग करोगे तो कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। किसी भी फाइल को अगर सीधा भी अगर काटना है या डिलीट करना है, क्या किसी भी फाइल को सीधा पूरी की पूरी काट देना है, तो आपको Ctrl+D का प्रयोग करना है। किसी भी फाइल आपको नहीं लेनी है तो Ctrl+N का प्रयोग करोगे। Ctrl+V का मतलब आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद में Ctrl+S का प्रयोग आप सेव करने के लिए करते हो। Ctrl+P का प्रयोग आप कहाँ करोगे, तो Ctrl+P का प्रयोग आप क्या करो, किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए उसके लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर को अगर कोई पेस्ट करना है तो किसके लिए किसका प्रयोग करोगे,
कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करोगे। तो ये सभी चीज़ें आपको कुछ मेनली जो आपको छूट की है ये भी आपको याद कर लेनी है। इनमें से भी क्वेश्चन और बन रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए Ctrl+W का आप प्रयोग करोगे, ठीक है, फाइल को। चलो, तो आई होप ये भी आपको शॉर्ट की मैंने जो बताई आप समझ लेना, और ज़्यादा भी आपको याद करनी है। कॉपी पेस्ट न्यू, ठीक है। तो ये सी नॉर्मल है, बेसिक, ज़्यादा हार्ड इसके अंदर डीप लेवल है, आपको नहीं पूछा जाएगा, आप चिंता मत करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। MS एक्सेल में किस फंक्शन से कॉलम का डेटा रो में और रो का डेटा कॉलम में परिवर्तन या कंटेंट कन्वर्ट किया जाता है। यानी MS एक्सेल के अंदर इसका कहने का मतलब है कि MS एक्सेल के अंदर कोई भी किस फंक्शन के द्वारा आपका कॉलम का जो डेटा है, ठीक है, उसके अंदर एक्सेल के अंदर एक डेटा होता है और एक आपका रो होता है। तो किसके द्वारा आप डेटा है वो डेटा को है रो में परिवर्तन किया जाएगा, और रो का जो है वो डेटा कॉलम में वो परिवर्तन किया जाएगा एक्सेल के अंदर। तो वो होता है आपका ट्रांसपोज के द्वारा। ट्रांसपोज के द्वारा क्या होता है कि MS एक्सेल के अंदर जो कॉलम का डेटा रो में दे दिया जाता है और रो का डेटा वापस कॉलम में डाल दिया जाता है। यानी कि जैसे इस तरह की MS एक्सेल है आपकी होती है, ठीक है। तो है इसमें क्या होता है, इनको है वो रो कहा जाता है, इनको कॉलम कहा जाता है। तो इनको जब परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपका ट्रांसपोज का प्रयोग है किया जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो गया, ठीक है। चलो, तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, और जो मैंने ये आपको बताए आने वाले एग्जाम के अंदर ज़रूर ये क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं वो भी आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं। अभी आपके जैसे आगे एग्ज़ाम है आज से 5 दिन बाद 10 दिन बाद, तो वो दोस्त है वो ज़रूर इस क्लास को देखना, और मैंने जो आपको टॉपिक बताए ना वो आप ज़रूर देखना, और उनमें से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी स्टैटिक जीके की भी मैं आपको क्लासें लगाता हूँ, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन बन रहे थे, तो इसलिए मैंने एक क्लास बनाई कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस प्रकार को आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा अच्छा तैयार करना है। तो मेनली आपको वही करना है, कंप्यूटर की जो पीडी है उनके बारे में पढ़ना है, पीडीओ के अंदर जो थोड़ा थोड़ा स्टोरेज के बारे में, डिवाइस के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको ध्यान में रखनी है। स्टोरेज से क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस सभी से सवाल आता है। इनपुट आउट डिवाइस के बारे में आप थोड़ा देख लेना, और उसके बाद में एक आप जो मेल होती है उनके बारे में, जो लिंक होते हैं मेल होती है उनके बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट के बारे में थोड़ा और पता कर लेना, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक कंप्यूटर का पूछा जाता है। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास अपनी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। आई होप आपके लिए अच्छा होगा, और एग्ज़ाम देने वाले दिल्ली पुलिस के सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।